हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, मई 2023 इसका पार्ट 2 लेकर के मैं आ गया हूं आपके सामने। दमदार एमसीक्यू है, डिटेल एक्सप्लेनेशन है, बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन पॉइंट्स भी बताए गए हैं। तो आप इसको अगर देखोगे ना तो मजा ही आ जाएगा। इन तक वीडियो देखिएगा, इन तक देखते देखते आपको हर एक प्रकार के कंटेंट मिलेंगे। देखो, आप डेली करंट अफेयर देख सकते हो, मंथली देख सकते हो, वीकली देख सकते हो, हर प्रकार का कंटेंट दिया जाता है। आपके ऊपर है आप कौन सा देखना चाहते हो। वैसे मैं आपको रिकमेंड हमेशा कहता हूं कि डेली करंट अफेयर कोशिश करो, अगर वो देख लोगे तब तो मजा ही आ जाएगा, है ना। चलिए, तो फिलहाल एमजेटी एजुकेशन की तरफ से ये प्रेजेंट किया जा रहा मंथली करंट अफेयर की वीडियो मई 2023 का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 तारीख से 15 तारीख तक कवर किया था, और पार्ट 2 में हम लोग 16 तारीख से 31 मई तक को कवर करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में। और एंड जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में एक साथ सभी दिवस आपको कवर करा दिए गए हैं, और एक साथ सभी ब्रांड एम्बेसडर, जीआई टैग, जो भी मतलब इंपॉर्टेंट चीजें आई हैं लिस्ट वाइज, उनको भी एक साथ लास्ट में कवर कर दिया गया है। तो वीडियो आपको एंड तक देखनी है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसकी क्विज और पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री में। आप यहाँ पर फ्री पीडीएफ सेक्शन में जाकर एमजेटी ऐप में ये डाउनलोड कर सकते हो और फ्री क्विज भी प्राप्त कर सकते हो। क्विज लगाना बहुत जरूरी होता है, क्विज आप जरूर लगाया करो। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। अब हम लोग आगे की सीरीज बढ़ा रहे हैं क्योंकि इसलिए 65वें क्वेश्चन से शुरू हो रहा है ये। तो जुलाई 2023 में कहां पर एमएचए द्वारा अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन आयोजित किया गया। ये आयोजित हुआ दोस्तों गुरुग्राम, हरियाणा में। आप सब जानते हो G20 की इस बार अध्यक्षता भारत कर रहा है, तो इसके लिए जगह जगह पर मीटिंग्स कराई जा रही हैं। अभी रिसेंटली मैं बात करूं तो अभी जम्मू कश्मीर में हो रही है। तो G20 की अलग अलग जगह पर मीटिंग्स हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि समिट भी यहीं पर हो रही है। ठीक है, समिट केवल एक बार होगी, सम्मेलन एक बार होगा। वो मेन वाला जो होगा वो होगा सितंबर महीने में नई दिल्ली में होगा, जब बड़े बड़े लीडर्स आएंगे, जैसे जो बाइडेन, पुतिन और बाकी सभी देशों के। तो वो मेन वाली जो समिट होगी वो होगी नई दिल्ली में, लेकिन अलग अलग जगहों पर मीटिंग्स होती हैं इसकी बहुत सारी। ठीक है, तो अलग अलग टॉपिक्स पर। तो देखो, ऐसे ही अपराध और सुरक्षा पर यहाँ पर हुआ G20 मीटिंग्स। कहाँ पर? गुरुग्राम में हुआ है। ठीक है, 13 और 14 जुलाई को ये 2023 को ये होने वाला है। ठीक है, अभी नहीं हो रहा है, होने वाला है। और इसका विषय रखा गया है NFT, नॉन फंगिबल टोकन, और AI और मेटावर्स। इन सब पर बातचीत यहाँ पर होगी। तो गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ये सभी मिल करके इसको होस्ट करेंगे भारत में। ठीक है, और इस बार अध्यक्षता भारत कर रहा है G20 की, और इस बार भारत SCO की भी मेजबानी कर रहा है, इस SCO समिट की भी अध्यक्षता कर रहा है। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन के बारे में देख लो। ये इसका लोगो है। प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को होगा भारत में। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20, 20 इसमें सदस्य हैं, जिनमें 19 तो कंट्री है और एक है यूरोपियन यूनियन। 1999 में स्थापना हुई थी, और ये देखो, ये सभी सदस्य देश उनके, और कब कब कौन कौन होस्ट किया है वो लिखा गया है। 2024 वाला याद रखना, अगला वाला पूछा जा सकता है कहां पर होगा। ये होगा ब्राजील में, और पिछला वाला कहां हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था, 2022 वाला। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 5वां वैश्विक आयुर्वेद मेला, ये कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो 5वां वैश्विक आयुर्वेद मेला ये तिरुवनंतपुरम में हुआ। ठीक है, केरल में तिरुवनंतपुरम में आयोजित होगा। 1 से 5 दिसंबर के बीच में आयोजित होगा। ये 5वां संस्करण होगा। इसकी थीम रखी गई है इमर्जिंग चैलेंजेस एंड हेल्थ केयर एंड रिसर्जेंट आयुर्वेदा। अगला, सीबीआई के नए निदेशक कौन बने? तो सीबीआई के नए निदेशक बन गए हैं प्रवीण सूद, IPS प्रवीण सूद। ये देखिए, ये कर्नाटका DGP रह चुके हैं, वहां से यहाँ पर डायरेक्ट इनका मतलब ट्रांसफर हुआ है एज ए CBI डायरेक्टर। CBI बोले तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। 2 वर्ष के लिए ये नियुक्त किए गए हैं। सुबोध कुमार जायसवाल जी की जगह पर आए हैं। CBI की स्थापना 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला, हाल ही में किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? तो तुंगनाथ मंदिर दोस्तों ये पड़ता है उत्तराखंड में, और इसको अभी राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जब पांडव उत्तराखंड में जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ पर स्थापित किया था इसे। ठीक है ना, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में। ये दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिरों में से एक माना जाता है। और 5 पंच केदार मंदिर, 5 पंच वही है, पांडवों द्वारा जो स्थापित किया गया था, उनमें से सबसे ऊंचा ये है। ठीक है, तुंगनाथ मंदिर। तो इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है उत्तराखंड ने। अगला, उत्तराखंड आप देख लो। वैसे तो ये जो पेज है ना, मैं आपको डेली करंट अफेयर बताया करता हूँ डिटेल में, और डेली करंट अफेयर की अगर आप आदत बनाओगे ना तो मजा ही आ जाएगा। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट आप में से हैं जो वीकली पहले देखा करते थे, और आज भी वीकली की और इसके बाद मंथली की डिमांड तो बहुत आती है। उसके व्यूज भी ज्यादा आते हैं। मैं उसको 20,000, 25,000, 30,000 लोग तक देखते हो।
लेकिन मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आप लोग डेली करंट अफेयर की भी आदत डालो। डेली 20 से 25 मिनट की वीडियो में अगर आप देखते हो ना, तो इस वीडियो में आपका इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा सब्जेक्ट कि क्या बताऊं मैं, जीके जीएस से प्रेम हो जाएगा। आप एक बार देखना शुरू तो करो, 10 दिन देखो, आपको खुद अपने आप में फर्क दिखने को मिलेगा। ठीक है, और उसमें बहुत डिटेल चर्चाएं होती हैं, रोजाना 10 क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं रिवीजन के साथ। चलिए तो फिलहाल अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 से 19 मई के बीच भारत और किस देश के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया? तो देखो, समुद्र शक्ति की बात हो रही है। समुद्र शक्ति जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ। समुद्र शक्ति ये जो है इंडोनेशिया और भारत करता ही है हर बार। ठीक है, तो इस बार भी किया गया। आईएनएस कवारत्ती भारत की तरफ से गया था। चौथा इसका संस्करण था इस बार का। अच्छा, ये समुद्र शक्ति है। ऐसे ही होता है एक हरिमौ शक्ति। हरिमौ शक्ति, तो हरिमौ शक्ति अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे भारत और किसके बीच में होता है? ये भारत और मलेशिया के बीच में होता है। ठीक है, भारत और मलेशिया के बीच में होता है हरिमौ शक्ति। अगला, सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना? ये बन गया है भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और ये सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को, यानी कि जो भी डेवलपमेंट हो रही है उनको, ये प्रोग्रेस हो रही है उसको ट्रैक करने वाला ये पहला शहर है भारतीय। ठीक है, यहाँ पर देखिए आर्टिकल है आपके सामने, भोपाल बिकम फर्स्ट इंडियन सिटी टू ट्रैक प्रोग्रेस टुवर्ड मीटिंग SDGs। तो भोपाल नगर निगम, यूएन हैबिटेट और 23 से ज्यादा स्थानीय हितधारकों ने 2030 के लिए एजेंडा भी सेट किया है। अगला, ये मध्य प्रदेश के बारे में सारी जानकारियां आप देख लो। ठीक है, और यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि ये रिवीजन टाइप का एक सीरीज होता है, बहुत लंबी चली जाती है वीडियो। अगला, छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो छठवां हिंद महासागर सम्मेलन ये हुआ ढाका में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हिंद महासागर सम्मेलन पूछा जाता है। हिंद महासागर के आसपास के जो भी देश हैं वो सभी इसमें हिस्सा लेते हैं। भारत भी हिस्सा लिया। इस बार ढाका बांग्लादेश में आयोजित हुआ। देखो, विदेश मंत्री गए हुए हैं। ठीक है, ये शेख हसीना है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। तो ये 12 से 13 मई के बीच में हुआ। थीम थी पार्टनरशिप फॉर पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड रिसाइलेंट फ्यूचर। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो होमोकॉन सम्मेलन दोस्तों हुआ देहरादून में, उत्तराखंड में। होमोकॉन 2023। देखो, ये पुष्कर सिंह धामी आपको दिख रहे हैं, ये सीएम हैं उत्तराखंड के। इन्होंने इसका उद्घाटन किया है दून यूनिवर्सिटी देहरादून में। देहरादून वैसे उत्तराखंड की कैपिटल है। उत्तराखंड की 2 कैपिटल है, एक है देहरादून, एक है गैरसैंण। गैरसैंण जो है ये समर कैपिटल है, यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और ये विंटर कैपिटल है देहरादून, यानी शीतकालीन राजधानी है। विश्व होम्योपैथी दिवस की अगर बात करें तो वो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, और होम्योपैथी पर ये समिट। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 27वां ला लीगा का खिताब किसने जीता? तो इसको जीत लिया बार्सिलोना ने। देखो, बार्सिलोना से बाहर हुए हैं लियोनल मेसी। ठीक है, लियोनल मेसी इससे बाहर हुए हैं। मेसी बाहर हुए हैं। चलो कमेंट करके मुझे बताओ कि लियोनल मेसी अब किस टीम से खेलते हैं, ये भी बता देना। साथ ही साथ ये भी बता देना क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो अब किस टीम से खेलते हैं। अभी वीडियो में आगे मैं आपको बता ही दूंगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ बार्सिलोना जो है इसने 27वां ला लीगा खिताब जीता है। पहला जीता है मेसी के बाहर होने के बाद अपना खिताब। ठीक है, मेसी यहाँ से बाहर हुए, उसके बाद ये पहला खिताब जीता है। तो फीफा क्लब विश्व कप जो हुआ था उसको रियल मैड्रिड ने जीता था। बार्सिलोना जो हुआ उसको, ला लीगा जो हुआ उसको बार्सिलोना ने जीता है। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोस्तों अब सऊदी अरब की टीम अल नासर से खेलते हैं। किससे? अल नासर से खेलते हैं। ठीक है, सऊदी अरब ने इनको खरीद लिया है। पहले ये खेला करते थे मैनचेस्टर यूनाइटेड से। अगला, उत्तर प्रदेश के किस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया? तो उत्तर प्रदेश के अभी 3 और प्रोडक्ट को दिया गया जीआई टैग। मैनपुरी ताराकासी शिल्प, महोबा गौरा पत्थर शिल्प और संभर सिंह शिल्प। ये तीनों ही शिल्प हैं, यानी क्राफ्ट है, और इन तीनों को दिया गया जीआई टैग। कुछ दिन पहले आपको पता हो 4 प्रोडक्ट को दिया गया था यूपी के जीआई टैग, और इस पर मैंने आपको वीडियो भी दी हुई थी। फिलहाल रिवीजन यहाँ पर करवाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, पूरा डिटेल कंटेंट आपको मिलता है। आप बस एक काम किया करो ना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। देखो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, मैं देखता हूँ 75% लोग ही जो वीडियो व्यू करते हैं वो देखे सब्सक्राइब किए रहते हैं। 25% लोग ऐसे आते हैं प्रसाद लेने केवल। ठीक है, वो पूजा नहीं सुनते हैं, वो केवल प्रसाद लेने आते हैं। तो आप लोग भी सब्सक्राइब करो यार, तभी कृपा बरसेगी। चलो, तो यहाँ पर मैनपुरी ताराकासी जो है और ये तीनों प्रोडक्ट जो हैं इनको जीआई टैग मिला है अभी। तमिलनाडु सबसे ज्यादा जीआई टैग प्रोडक्ट वाला ये राज्य है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है 48 जीआई टैग के साथ। दूसरा सबसे ज्यादा जीआई टैग वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। कर्नाटक तीसरे पर है 46 जीआई टैग के साथ। पिछली बार अभी जो 4 जीआई टैग मिला था वो लंगड़ा आम, बनारसी पान, रामनगर भंटा और आदमचीनी चावल को मिला था।
और ज्यादा जीआई टैग के बारे में जानना चाहते हो तो आप जो मेरी वीडियो अभी आई है जीआई टैग की रिसेंटली, उसको जरूर देखो सर्च करके, ठीक है। अगला, हाल ही में साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में किस डॉक्यूमेंट्री ने बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड जीता? तो ये जीता है दोस्तों किसने? गौरी। गौरी नाम का एक साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल है, इसमें सॉरी ये एक डॉक्यूमेंट्री है, इसने साउथ इंडियन फिल्म फेस्टिवल में, साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में जीता है। ये गौरी जो है ना, ये गौरी लंकेश के ऊपर बना है। गौरी लंकेश नाम सुना सुना लग रहा होगा आपको। ये एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट थी, गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। पत्रकार थी, 2017 में गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। तो इन्हीं के ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री बनी है और कविता लंकेश ने इसको डायरेक्ट किया है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है इसको अभी बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड मिला है, ठीक है। अगला, गोवा में होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में किस खेल को शामिल किया जाएगा? तो इस बार राष्ट्रीय खेल गोवा में होने जा रहा है, पिछली बार गुजरात में हुआ था। तो इस बार गतका मार्शल आर्ट भी इसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है ना। ये न्यूज है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। गतका जो होता है ये कहाँ का फेमस मार्शल आर्ट होता है? ये पंजाब का होता है। पंजाब का गतका और लाठी दोनों याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 36वां हुआ था गुजरात में, 35वां कहाँ पर हुआ था? केरल में हुआ था, 2015 में हुआ था। 36वां भी पिछली साल हुआ था। पीटी उषा जो है वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं। अगला, हाल ही में भारत और किस देश ने 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया? 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम भारत और बांग्लादेश के बीच में शुरू हुआ है। ये बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके तहत वहां के 50 स्टार्टअप आएंगे भारत में सीखने के लिए और भारत के 50 स्टार्टअप जाएंगे बांग्लादेश में सीखने या सिखाने के लिए, ठीक है। तो ये हुआ बांग्लादेश और भारत के बीच में एक्सचेंज टाइप का, ठीक है, प्रोग्राम। किस केंद्रीय मंत्री ने संचार सारथी पोर्टल का शुभारंभ किया? तो संचार सारथी पोर्टल ये अश्विनी वैष्णव जी ने लॉन्च किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव और साथ ही साथ ये संचार मंत्री भी हैं। तो इन्होंने ये लॉन्च किया है, इससे खोए हुए फोन को ट्रैक किया जा सके और उन्हें ब्लॉक कराया जा सके, ठीक है। तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लोहाटी। अगला, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कर्नाटक में उथल पुथल के बाद फाइनली मुख्यमंत्री चुन लिया गया और सिद्धरमैया को बनाया गया नया मुख्यमंत्री और वहीं डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम बनाया गया है, उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। कांग्रेस पार्टी इस बार कर्नाटक में चुनाव जीती। यहाँ पर देखो ये आपको दिख रहे हैं, जो ये हैं कौन? मल्लिकार्जुन खड़गे। तो ये अध्यक्ष हैं और यहाँ पर डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया आपको दिख रहे हैं, जो दोनों लोग जो हैं डिप्टी सीएम और सीएम हैं, ठीक है। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 224 सीटों में 136 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती थी, 65 जीती थी बीजेपी। अगला है, हाल ही में 18 मई को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? तो 18 मई को दोस्तों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है। म्यूजियम के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। साथ ही साथ एक और दिवस मनाया गया, कौन सा दिवस मनाया गया? यहाँ पर देखो, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, ये भी 18 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पर म्यूजियम के बारे में बात करेंगे। म्यूजियम डे की इस बार थीम रखी गई है म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेल बीइंग, ओके। अगला, भारतीय सेना की गजराज कोर ने कहां पर जल राहत अभ्यास किया? तो इंडियन आर्मी ने अभी असम में किया है जल राहत नाम से अभ्यास, ठीक है। यहाँ पर देखो आर्टिकल, इंडियन आर्मी कंडक्ट फ्लड रिलीफ एक्सरसाइज जल राहत इन असम। तो असम में ये हुआ है, ठीक है। हांग्रामा पुल पर हुआ है, मानस नदी पर। ये पूछा जाएगा आपसे। इसमें एसएसबी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीएमए ये सभी मिल करके एक प्रकार से एक एक्सरसाइज कर रही हैं कि अगर बाढ़ वगैरह आ जाए तो कैसे लोगों को बचाया जाए। ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो पिछले दिनों में हुई हैं, जिनको आपको एक बार रिकॉल कर लेना चाहिए। समुद्र शक्ति, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, भारत इंडोनेशिया। बुलंद भारत, भारतीय सेना के बीच में हुआ, यह अरुणाचल प्रदेश में हुआ। AIME, आसियान भारत समुद्री अभ्यास है इसका पूरा नाम। यह आसियान कंट्रीज और भारत के साथ हुआ सिंगापुर में। अजय वॉरियर, भारत ब्रिटेन, बालिकतान अमेरिका फिलीपींस। कवच, भारतीय नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक के बीच में, अंडमान निकोबार में। कोप इंडिया, भारत अमेरिका। सेरिनेक्स, भारत श्रीलंका। कोंकण, ब्रिटिश रॉयल नेवी और इंडियन नेवी। फ्रीडम शील्ड, दक्षिण कोरिया। ला पैरोस, ये हिंद महासागर में हुआ। बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये पूछा गया था, भारत सिंगापुर में हुआ। फ्रिंजेक्स जो हुआ ये भारत फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय की केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस्तीफा दे दिया? तो किरण रिजिजू दोस्तों कानून मंत्री थे, इन्होंने दे दिया है इस्तीफा। अब इनको मिल गया है पृथ्वी मंत्रालय, ठीक है। अब ये वहां से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को संभालेंगे, कानून मंत्रालय छोड़ दिए हैं। कौन कानून मंत्री नियुक्त किए गए? अर्जुन राम मेघवाल, जो कि राज्य मंत्री थे। इनको अब मौजूदा विभागों के अलावा कानून और न्याय मंत्रालय भी सौंप दिया गया है। अगला,
टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो टाटा सन्स के चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन, इनको अभी हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देखिए, यू आर ए ट्रू फ्रेंड ऑफ फ्रांस, ये कहा है यहाँ पर फ्रांस ने, ठीक है, क्योंकि फ्रांस में बहुत ज्यादा ये वहां पर आर्थिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं, क्योंकि टाटा कंपनी बहुत ज्यादा व्यापार बढ़ाई हुई है फ्रांस से। तो इसको लेकर के वहां की इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करने के लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया है। सेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर कहते हैं इस पूरा नाम इसे पुरस्कार का, ठीक है। भारत ने चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। म्यांमार में भी मोचा चक्रवाती तूफान आया था, बंगाल की खाड़ी से उठा है, और इसको नाम किसने दिया था? यमन नाम दिया था, यमन, ठीक है। तो ये जो है मोचा चक्रवात, इसके लिए यहाँ पर म्यांमार की हेल्प करने के लिए भारत फिर से आया और भारत ने ऑपरेशन करुणा चलाया। क्या चलाया? ऑपरेशन करुणा चलाया। भारत समय समय पर ऑपरेशन चलाया करता है, मैं रिवीजन करवाऊंगा उसका। तो फिलहाल ये जो साइक्लोन मोचा था ये म्यांमार में हुआ, ठीक है। म्यांमार में राहत सामग्री के लिए किया गया। आईएनएस शिवालिक, आईएनएस कमोटा, आईएनएस सावित्री, ये गई थी वहां पर हेल्प करने म्यांमार के, ठीक है। तो कौन कौन से अभियान भारत के द्वारा पिछले दिनों में चलाए गए हैं जो कि आपको जानने चाहिए? देखो, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति, ये अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त, तुर्की और सीरिया में भूकंप प्रभावितों की मदद के लिए। ऑपरेशन वैक्सीन मैत्री, पड़ोसी देशों तक कोविड वैक्सीन पहुंचाने के लिए। ऑपरेशन मैत्री, नेपाल में जब भूकंप आया था 2015 में, तब चलाया था भारत ने। ऑपरेशन कावेरी, अभी सूडान में भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन करुणा, म्यांमार में आए मोचा तूफान से प्रभावितों की मदद के लिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, इसको याद रखना। मई 2023 में G7 और क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी किस देश की यात्रा पर गए? तो इस महीने का सबसे ज्यादा चर्चित ये टॉपिक रहा, पीएम मोदी की 3 देशों की यात्रा। जापान विजिट पर गए, फिर वहां से पापुआ न्यू गिनी, फिर वहां से गए ऑस्ट्रेलिया। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। जापान में वो गए थे G7 में हिस्सा लेने, क्योंकि एज ए गेस्ट इनको बुलाया गया था। पापुआ न्यू गिनी में भी गए, कई सारे समझौते हुए, कई सारी वहां पर मीटिंग्स हुई। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया गए, जहां पर क्वाड समिट हुई, क्वाड में हिस्सा लिए ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आर्टिकल है, पीएम मोदी जो है ये हिरोशिमा पहुंचे हैं, G7 का वहां पर समिट हुआ, इस पर मैंने आपको वीडियो भी दी हुई है। G7, G20 ये सब क्या है, इसको मैंने समझाया हुआ है उस वीडियो में, आप उसको जरूर देखिए। तो G7 के सदस्य हैं दोस्तों अमेरिका, कनाडा, इटली, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूरोपियन यूनियन और यूके, ठीक है, यूके भी है इसमें। तो 7 देश हैं और एक जो है संगठन है, 7 देश प्लस एक संगठन है। रसिया भी था, रसिया निकाल उठा है 2014 से। अगला, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो यूपीएससी के अध्यक्ष बने हैं मनोज सोनी ये रहे आपके सामने। तो इन्होंने यूपीएससी चेयरमैन पद जो है संभाल लिया है। श्रीमती निस्मिता नागराज ने इन्हें शपथ दिलाई है। इससे पहले ये कई यूनिवर्सिटीज में कुलपति रह चुके हैं, अब तक के सबसे युवा ये कुलपति रह चुके थे। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो भारतीय संविधान में इसका जिक्र किया गया है अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में। यूपीएससी का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। अगला, आरबीआई ने कितने रुपए के नोटों को वापस लेने का फैसला लिया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि 2000 के जो कड़े कड़े नोट हैं वह वापस लिए जाएंगे और ये 30 सितंबर तक लोग जाकर इससे एक्सचेंज करा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो करेंसी अब लीगल टेंडर नहीं है या फिर वो बैन हो गई है, ऐसा नहीं है। ये करेंसी वापस ली जा रही है, मतलब बैन नहीं हुआ है। जब तक डेडलाइन दी गई है तब तक लोग जा करके बैंकों से ये पैसा चेंज करा सकते हैं। अभी भी मुद्रा बाजार में चलेगी, मतलब अगर आपको कोई सामान लेना है तो अभी भी आप जा करके पे कर सकते हो। हाँ, आपका अगर दुकानदार आनाकानी कर रहा है वो बात अलग है, वो आपका उनका संबंध है, लेकिन ये है कि अभी लीगल टेंडर में है ये और 30 सितंबर तक इसको एक्सचेंज कराना है। तो आरबीआई ने ये घोषणा करके बताया है, ठीक है। तो 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तो उसके बाद 2000 के नोट लाए गए थे एकदम गुलाबी वाले, और ये नोट जो है अब 2019 से छपना बंद हो गए थे और अब वापस लेने की बातचीत चल रही है, ठीक है। क्योंकि जिस कारण से लाया गया था वो कारण उद्देश्य पूरा हो गया और अब दोबारा से आरबीआई वापस ले रहा है। अब मुझसे मत पूछना कि कौन सा कारण था, ठीक है ना, मैं यहाँ पर कोई प्रवक्ता नहीं हूँ किसी पार्टी का। फिलहाल 500 और 1000 रुपए के नोटों की नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को हुई थी। अगला, भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों, भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक ब्रिज का उद्घाटन किया गया तमिलनाडु में। तमिलनाडु के जो सीएम हैं एम के स्टालिन, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है तमिलनाडु में, ठीक है, टी नगर में। और यहाँ पर देखिए
570 मीटर लंबाई वाला ये है, 28 करोड़ की लागत से ये बना है। तो एम.के. स्टालिन जो है इन्होंने अभी मामलम ये रेलवे स्टेशन और टी नगर बस टर्मिनस को जोड़ने वाला ये स्काई वॉक ब्रिज इसका उद्घाटन किया है। आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के किस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो पीएम मोदी ने अभी हाल ही में हिरोशिमा में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। जैसा कि मैंने आपको बताया, पीएम मोदी जो है जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए थे। तो वहां पर जापान के हिरोशिमा में ही G7 समिट हो रही है इस बार। तो वहीं पर हिरोशिमा में, ये वही हिरोशिमा है जहां पर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया था। किसने? अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। तो वहीं पर पीस को बढ़ावा देने के लिए, पीस का एक सिंबल के रूप में दर्शाने के लिए पीएम मोदी ने महात्मा गांधी जी की मूर्ति का अनावरण किया है। और इस मूर्ति को बनाया किसने है? रामवी सुतार ने। ठीक है, ये पद्म भूषण से सम्मानित है। पद्म भूषण 2016 में इनको मिला था, उससे सम्मानित है, विभूषण नहीं है। ठीक है, अगला, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया? तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की नई अध्यक्ष बन गई हैं रवनीत कौर। ठीक है, रवनीत कौर ये रही इमेज में, तो इन्हें बनाया गया है। और ये पंजाब कैडर की 1988 बैच की ये अधिकारी हैं। इनको अशोक गुप्ता जी की जगह पर नियुक्त किया है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI की स्थापना 2003 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला, हाल ही में किसने द गोल्डन ईयर्स नामक बुक लिखी? तो ये बुक लिखी है दोस्तों रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड बहुत ही फेमस राइटर हैं और बहुत बुक्स लिखा करते हैं। हर 3 महीने में इनकी कोई ना कोई बुक आ जाती है। तो फिलहाल इनकी ये जो नई बुक है, लेटेस्ट वाली, द गोल्डन ईयर है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, इनकी बुक पूछी जाती है। हार्पर कॉलिंस इंडिया ने इसे पब्लिश किया है। अगला, हाल ही में किस देश के ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ को दुनिया के सबसे पुराने पेड़ की मान्यता दी गई? तो चिली में एक पेड़ है दोस्तों, ग्रेट ग्रैंडफादर के नाम से। इस पेड़ को दुनिया के सबसे पुराने पेड़ के रूप में मान्यता दे दी गई है। ऐसा माना जाता है कि ये 5000 साल से पूर्व, मतलब उससे भी पुराना ये पेड़ है। ये 5000 साल पुराना पेड़ है। तो इसे महान दादाजी या ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं। ये पेटागोनिक शुरू है एक प्रकार का। फिट्जरोया क्यूप्रेसाइड, ये इसका मतलब वैज्ञानिक नाम है इस पेड़ का। तो ये इस नाम से जाना जाता है। चिली के अलर्स कोस्टेरो नेशनल पार्क में स्थित है। सबसे पुराना जीवित जीव है ये पृथ्वी पर। अगला, हाल ही में कहां पर 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया? तो ये दोस्तों हुआ सऊदी अरब में, 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो ये जद्दा डिक्लेरेशन भी यहाँ पर हुआ, क्योंकि ये सऊदी अरब के जद्दा में ये हुआ था। तो उसी पर जो डिक्लेरेशन हुआ उसी को जद्दा डिक्लेरेशन के नाम से जाना गया। तो काफी ज्यादा न्यूज में भी रहा था। 32वां संस्करण था अरब लीग का, जद्दा डिक्लेरेशन के साथ संपन्न हुआ। अरब शांति की पहल को सक्रिय करने के लिए ये आयोजित हुआ करता रहता है। ठीक है, 19 से 21 मई को कहां पर 49वां G7 समिट आयोजित हुआ? तो दोस्तों देखो, G7 समिट ये इस बार जापान आयोजित किया है, जापान मेजबानी किया है। लेकिन जापान के कौन से शहर? क्या टोक्यो में? नहीं, जापान के हिरोशिमा में हुआ है। हिरोशिमा नागासाकी, आपको 2 जो जिले हैं या कहें सिटीज हैं, ये याद रखना है, क्योंकि यहीं पर तो परमाणु हमला किया था एक टाइम पर अमेरिका ने। तो हिरोशिमा में वहीं पर हुआ G7 शिखर सम्मेलन। इस बार संस्करण कौन सा रहा? 49वां। कब हुआ? 19 से 21 मई को। तो देखो, G7 और G20 ये दोनों ग्रुप क्या हैं, इनके बारे में डिटेल्स पर मैंने आपको एक वीडियो दी हुई है। कोशिश करना, अगर टाइम निकाल करके ये देख लोगे अगर, तो आपको समझ में आ जाएगा G7 और G20 है क्या, ये क्यों स्थापित हुआ था। यहाँ पर हम लोग मोटा मोटा जानेंगे G7 के बारे में। G7 दोस्तों एक्चुअली में ग्रुप ऑफ 7 कहलाता है। ग्रुप ऑफ 7 मतलब 7 देशों का एक ग्रुप। एक्चुअली में इसमें 8 मेंबर हैं, लेकिन 7 देश हैं। 7 देश और एक जो है मेंबर वो यूरोपियन यूनियन है, इसलिए उसको हम लोग देश तो कहेंगे नहीं। तो ये ग्रुप ऑफ 7 इसलिए नाम रखे हैं। तो ग्रुप ऑफ 7 में अगर पूछा जाए कुल कितने सदस्य हैं, तब तो आप बताएंगे 8 सदस्य हैं। कुल कितने देश हैं, तो आप बताएंगे 7 देश हैं। ठीक है ना, क्लियर है? यहाँ पर देख लो आप, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दिख रहा है। कौन कौन से देश हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन जो है ये एक संगठन है। ठीक है, इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। शुरुआत में दोस्तों ये ग्रुप 8 के नाम से जाना जाता था, यानी शुरुआत में इसमें 8 देश थे। लेकिन अभी 2014 में क्या हुआ कि रसिया ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। क्रीमिया आपको पता है ना कि यूक्रेन का निचला वाला हिस्सा था वो, तो उस पर कब्जा कर लिया था रसिया ने अटैक करके। इससे गुस्सा होकर के G7 कंट्रीज ने उसे बाहर निकाल दिया। तो अगर आपसे पूछा जाए G8 जो है, ये G8 G7 कब बना, तो आप बताएंगे 2014 में बना। अगर आपसे पूछ लिया जाए G8 में
कितने देश थे और G7 में कितने कौन सा देश G7 में नहीं है, G8 में जो कि था, तो वो आप बता देंगे रसिया। ठीक है, ये क्लियर हो गई बात मेरी। चलो पिछले कुछ समिट को भी देख लो, हो सकता है पिछला भी पूछा जाए। तो देखो 47वां हुआ था दोस्तों यूके में, बोरिस जॉनसन तब पीएम थे, वो अध्यक्षता कर रहे थे। और 48वां जो हुआ था 2022 में, वो हुआ था जर्मनी में। इस बार 49वां है और इस बार जापान के हिरोशिमा में हो रहा है। फुमियो किशिदा जो कि वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अध्यक्षता कर रहे हैं। तो 19 से 21 मई के बीच में हुआ। 50वां यानी अगला वाला होगा इटली में, और 51वां अभी टू बी डिसाइड है, डेट एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन 2025 में ही होगा। और कौन होस्ट करेगा? कनाडा। ठीक है, और बाकी चीजें भी टू बी डिसाइड है, हो सकता है वहां पर प्रधानमंत्री वगैरह चेंज हो जाए, है ना। तो कनाडा में होगा 51वां, 50वां होगा इटली में, और जापान में इस बार वाला हुआ। क्लियर। चलो यहां पर भी सारी चीजें लिखी गई हैं। देखो पीएम मोदी जी को इनको एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया था, यहां पर वो गए थे। पीएम मोदी 3 देशों की यात्रा किए, जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया। उन 3 देशों में क्या क्या चीजें, ये क्या क्या काम किए, या फिर कहें क्या क्या मुद्दों पर बातचीत हुई, इसको लेकर के अभी हम लोग वीडियो में आगे समझेंगे। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। 21 मई 2023 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की 32वीं पुण्यतिथि थी। इनकी समाधि स्थल का क्या नाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 21 मई 2023 को राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि थी। 21 मई को इसलिए मनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस। आतंकवाद विरोधी दिवस, याद रखना ये क्वेश्चन बना है। ठीक है, इनकी पुण्यतिथि पर यह दिवस मनाया जाता है, और इनकी जयंती होती है जब 20 अगस्त को। तो जयंती पर दोस्तों मनाया जाता है क्या? जयंती पर मनाया जाता है क्या? सद्भावना दिवस। सद्भावना दिवस। तो दोनों ही दिवस आप याद रखेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी भारत के सबसे कम उम्र के ये प्रधानमंत्री बने थे। इनका जो समाधि स्थल बनाया गया वो है वीर भूमि। ठीक है, तो वीर भूमि याद रखिएगा। शांतिवन जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनका समाधि स्थल है। विजय घाट ये फार्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी के का ये समाधि स्थल है। राजघाट भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल का नाम है। तो यहाँ पर देखो 21 मई को उनका निधन हुआ था 1991 में। लिट्टे नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन था, उसके द्वारा आत्मघाती बम से हमला करके इनका निधन हुआ था। ठीक है, इस वजह से। और 20 अगस्त को उनकी जयंती होती है, मैंने आपको बताया ही। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये चीजें, आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो देखो आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक हो गए हैं विराट कोहली के। विराट कोहली के टोटल आईपीएल में है 7 शतक। 7 बार ये शतक लगा चुके हैं। इस बार तो इन्होंने 2 लगातार शतक जड़ दिए थे विराट कोहली ने। आरसीबी टीम से खेलते हैं। आईपीएल जो है ये संपन्न हो चुका है। चेन्नई सुपर किंग जो है इस बार भी ट्रॉफी जीत गई है, 5वीं बार खिताब जीती है। आईपीएल पर मैंने वीडियो बना रखी है, लेकिन फिर भी जो आपको जरूरी चाहिए मोटा मोटा पॉइंट, वो आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। आप वीडियो में बने रहिए, आपको आगे कंटेंट मिलेगा। ठीक है, तो विराट कोहली 7, क्रिस गेल 6, ये 2 जो है सबसे ज्यादा आईपीएल में शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं। तो विराट कोहली के सबसे ज्यादा रन भी हैं, 7000 से ज्यादा रन हो चुके हैं इनके, 7200 से समथिंग है। और सबसे ज्यादा रन है, अभी भी खेल रहे हैं, तो सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। इनसे जो दूसरे नंबर पे है वो बहुत पीछे हैं। सबसे ज्यादा विकेट का पूछा जाए तो सबसे ज्यादा विकेट 187 विकेटों के साथ यजुवेंद्र चहल जो है, यजुवेंद्र चहल सबसे ज्यादा विकेट टेकर हैं आईपीएल की हिस्ट्री में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईरान ने हेलमंद नदी पर जल अधिकारों के उल्लंघन करने पर किस देश को चेतावनी जारी की? तो देखो अभी हेलमंद नदी पर एक विवाद हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर देखो कभी कभी वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनता है, कभी कभी क्या मैक्सिमम आजकल बनता है, तो उसमें आपसे नदियों के बारे में पूछा जाता है, खास करके वो जो विवादों में रहती है या किसी कारणवश चर्चा में रहती है। तो ईरान ने दोस्तों हेलमंद नदी पर क्या हुआ कि अधिकारों का उल्लंघन करने पर अफगानिस्तान, तालिबान जो है ना, अभी जो तालिबान का कब्जा हो गया है अफगानिस्तान पर, तो उसको नोटिस जारी कर दिया है कि भैया आप सुधर जाओ, पानी जो है चुपचाप से आने दो। एक्चुअली में बात क्या है कि आप अगर मैप में देखोगे, वैसे तो डेली करंट अफेयर में आपको डिटेल में बताता हूँ, समझाता ही हूँ। अगर आप मैप में देखोगे तो पहले देखो यहाँ पर तो इंडिया है, इसके बाद पाकिस्तान है, फिर अफगानिस्तान है, फिर उसके बाद है ईरान। तो अफगानिस्तान में एक नदी है हेलमंद नदी, वो हेलमंद नदी बहते बहते जाती है ईरान में। तो उसमें क्या है कि एक समझौता हुआ था, एक ट्रीटी हुआ था, जिसके तहत अफगानिस्तान को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर शेयर करना था ईरान को। लेकिन यहाँ पर ईरान ने क्लेम किया है कि अफगानिस्तान इस समय जो है वो वायलेट कर रहा है अपने वाटर राइट्स को, हेलमंद रिवर के जो ट्रीटी हुई थी उसका वायलेशन कर रहा है। इसको लेकर के इसने
नोटिस जारी कर दिया है कि भाई अगर आप चाहते हो युद्ध वगैरह ना हो तो चुपचाप से पानी आने दो। ठीक है, ये वाटर ट्रीटी ठीक आप उसी तरीके से समझो जैसे सिंधु नदी जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में है ना। तो यहाँ पर नदी का नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, वो उसको आपको याद रखना है। कौन सी नदी? हेलमंद नदी। ठीक है, आगे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? तो ये दोस्तों 22 मई को मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो आपको याद करवाया था मैंने बहुत बार, हर वीडियो में बताता हूँ कि 22 मार्च को सबसे पहले आपको याद रखना है वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे, और 22 अप्रैल को याद रखना है आपको पृथ्वी डे यानी कि अर्थ डे। ठीक है, और 22 मई को आपको याद रखना है बायोडाइवर्सिटी डे, और 23 जून को आपको याद रखना है ओलंपिक डे। ठीक है, ओलंपिक दिवस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड या इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता दिवस, जैव में विविधता के लिए उसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। थीम है फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। अगला, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थ यात्रियों को मुफ्त में हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? ये बन गया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने अनाउंस किया है कि वो जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको तीर्थ यात्रा कराएगा, और ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले हैं उनको हवाई जहाज के माध्यम से यात्रा कराएगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है, नई योजना है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। हाल ही में भारत और सऊदी अरब के बीच नौसैनिक अभ्यास अल मोहद अल हिंदी हुआ, इसका कौन सा संस्करण था ये? तो दोस्तों इसका ये था दूसरा संस्करण, अल मोहद अल हिंदी। ध्यान रखना ये भारत और सऊदी अरेबिया के बीच होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और अभी एंड में मैं आपको सैन्य अभ्यास भी रिकॉल करा दूंगा एक बार। अल मोहद अल हिंदी 2023 ये आयोजित हुआ, नेवल एक्सरसाइज है यानी कि नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, तो आईएनएस तर्कस और आईएनएस सुभद्रा ये भारत की तरफ से गई हुई थी, इसमें शामिल हुई। आईएनएस का मतलब मैंने आपको बताया ना, इंडियन नेवल शिप। और अगर आईसीजीएस पूछा जाए, आईसीजीएस आप देखते हो ना किसी किसी में आईसीजीएस नाम लिखा रहता है शिप के आगे, तो इसका मतलब ये इंडियन कोस्ट गार्ड का शिप है, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है। और आईएनएस जिसमें लिखा है तो इसका मतलब ये इंडियन नेवल शिप है यानी भारतीय नौसेना का जहाज है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हुए थे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया अभी शुरुआत में 3 देशों की यात्रा किए, जापान, फिर उसके बाद गए पापुआ न्यू गिनी, और उसके बाद गए ऑस्ट्रेलिया। तो पापुआ न्यू गिनी जब गए हुए थे तो वहीं पर इनको फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ इनको पापुआ न्यू गिनी के भी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखो यहाँ पर पापुआ न्यू गिनी रिकॉग्नाइज पीएम मोदी ग्लोबल साउथ एडवोकेसी विद हाईएस्ट ऑनर, इसने भी अपना जो हाईएस्ट ऑनर है उसको दिया। ठीक है, तो फिजी के प्रधानमंत्री सित्वनी राबुका द्वारा दिया गया ये कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी, और पापुआ न्यू गिनी भी दिया कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगोहू। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ पलाऊ ने भी दिया, इन्होंने एबाकल अवार्ड दिया है। तो ये 3 अवार्ड तो पाए पीएम मोदी जी। अच्छा देखो, ये जब जापान गए थे जो G7 समिट में हिस्सा लिए, और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया गए थे। ऑस्ट्रेलिया में भी ये कई समारोह में हिस्सा लिए। अभी बने रहिए वीडियो में, वो भी मैं बताऊंगा। एक ही क्वेश्चन में सब बताऊंगा तो आप भूल जाओगे। एक एक करके सब क्वेश्चन लिया गया है जिससे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता रहे। ठीक है, चलो तो अभी हाल ही में देखो 13वां सुदीरमन कप हुआ, इसका खिताब किसने जीत लिया है? इसको जीत लिया है चाइना ने, सुदीरमन कप। यहाँ पर देखिए चाइना विंस टाइटल बीट साउथ कोरिया, साउथ कोरिया को हरा करके इसने जीता हुआ है। दक्षिण कोरिया को 3-0 से इसने हराया। विमेन सिंगल में चेन यूफेई और पुरुष एकल में सी यूकी की वजह से ये जीते हैं। ठीक है, तो चाइना जीता सुदीरमन कप। सुदीरमन कप जो है किससे संबंधित है? बैडमिंटन से है, बैडमिंटन से है। ठीक है, अच्छा मैंने दोस्तों आपको एक प्लेलिस्ट दी हुई है स्टैटिक जीके की, स्टैटिक जीके की एक प्लेलिस्ट दे रखी है जिसमें 11 वीडियो हैं, और उस अगर 11 वीडियो को अगर आप देख लेते हो ना तो स्टैटिक जीके सब आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। और उसी वाले में तो मैंने आपको 10वां जो पार्ट है, 10वां और 11वां पार्ट है, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से जितने भी टूर्नामेंट हैं उनसे संबंधित जो शब्दावलियां हैं टूर्नामेंट से या फिर खेलों से संबंधित, जो जैसे खेल मैदानों की माप हुआ, ठीक है, नेट की ऊंचाई वगैरह ये सब पूछे जाते हैं, हॉकी की बॉल की साइज, बॉल का वजन, ये सारी चीजें उसमें कवर कराया गया है। तो देखो आप वो अगर स्टैटिक के वो वीडियो देख लोगे ना तो जबरदस्त तरीके से आपका स्टैटिक तैयार हो जाएगा। इसीलिए तो मैंने आपको एक प्लेलिस्ट भी बना के दे दी है, यूट्यूब पर जाइए इसको देख डालिए सब। अगला, किस राज्य सरकार ने शासन अपल्यादारी पहल शुरू की? इसे शुरू किया है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने, शासन अपल्यादारी योजना।
इसके तहत क्या होगा जी, इसके तहत महाराष्ट्र सरकार घर घर जा करके लोगों को बताएगी कौन कौन सी योजना चल रही है और उस योजना का आप कैसे लाभ उठा सकते हैं, ठीक है ना। शासन अपल्यादारी का यही तो मतलब है कि आपके द्वार पर सरकार आपके द्वार पर जा करके बताएगी कि क्या क्या योजना चल रही है, आप इसका कैसे लाभ उठाओगे, है ना। तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसे एक पोर्टल के माध्यम से लॉन्च किया है। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक देश कौन बना? तो देखो, दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक देश बन गया है चाइना, और दूसरा अब पहुंच गया है जापान। जापान को इसने बीट कर दिया है, ठीक है। चाइना बिकम वर्ल्ड बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कार्स आफ्टर ओवरटेकिंग जापान। जापान दूसरे पर आ गया है, चाइना आ गया टॉप पे। चाइना ने 1.07 मिलियन वाहनों का निर्यात किया है, एक्सपोर्ट किया है पहली तिमाही में ही वैसे, ठीक है। ये कारण क्यों, इसका पीछे का कारण देखो, सबसे बड़ी बात है युद्ध। जब भी कोई दो देश के बीच में युद्ध होता है ना, तो सिर्फ वही दो देश नहीं सफर करते, पूरी दुनिया में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखो, दोनों में युद्ध हुआ, रसिया पर बैन लगाया गया, सैंक्शंस लगाए गए, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारे देश इससे व्यापार करना बंद कर दिए। तो जो सैंक्शन को फॉलो किए, जैसे जापान वगैरह, उनको अपनी कंपनी यहाँ से लेके निकलनी पड़ी। टोयोटा, बहुत सारी जो कंपनियां हैं जापान की कार वाली, वो निकलनी पड़ी, और इसका फायदा उठाया चाइना। चाइना बढ़ चढ़ करके एक्सपोर्ट करने लगा रसिया में, और यही कारण है कि 58% की इसकी ग्रोथ हुई है फर्स्ट क्वार्टर में ही, ठीक है। और इसकी वजह से ये बन गया टॉप एक्सपोर्टर दुनिया में। गूगल क्लाउड के साथ जनरेटिव एआई साझेदारी की घोषणा किसने की है? तो टीसीएस ने करी है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। गूगल क्लाउड के साथ ये साझेदारी करके जनरेटिव एआई पर काम करेगी, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। आप टीसीएस की वेबसाइट पे जाओगे तो होम पेज पर ही उन्होंने ये ऐसे पूरा लगा रखा है कि जिनको भी अपना एआई से संबंधित कोई काम करवाना है वो टीसीएस से संपर्क कर सकता है। देखो, टीसीएस के दोस्तों अब नए सीईओ बन गए हैं। कौन बन गए हैं? यहाँ पर देखो, ये पुराने ही सीईओ हैं राजेश गोपीनाथ, ये अब चेंज हो गए हैं। अब नए सीईओ हो गए हैं के कृति निवासन, ठीक है। इनका नाम आप याद रखिएगा, ये है न्यू सीईओ टीसीएस के, ठीक है। चलो, तो ये हो गए हैं पुराने, ये चले गए हैं आगे। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट सूचना है दोस्तों, सीएचएसएल का नया बैच आया हुआ है, जैसे कि आपको पता है, और इसके लिए 2 दिन के लिए प्री लॉन्च ऑफर को आपको बढ़ाया गया था। तो 2 और 3 जून को रखा गया था, और आज 3 जून है जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं। तो इसका मतलब ये है कि आज है इसका आखिरी दिन, जब आपको 399 नहीं पे करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 299 ही पे करना है, और आप पूरा का पूरा कंप्लीट बैच आप पा जाओगे जीएस स्पेशल का। जीएस स्पेशल का कंप्लीट बैच का मतलब, इसमें जीएस के सारे सब्जेक्ट आपके रहेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर एक चीज, और सबकी पीडीएफ, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ 299 में आज के लिए है। तो आप अभी जाओ एमजेटी ऐप पर, इसको परचेज कर लो, आज आखिरी मौका है। आप अगर फायदा नहीं उठाओगे तो बहुत पछताना पड़ेगा। सिर्फ 2 महीनों में ही आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा, और आप 1 साल तक इसे एक्सेस कर सकते हो। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन लोगों के आते हैं कि क्या सर लाइव नहीं ले पाएंगे तो बाद में भी देख पाएंगे? बिल्कुल देख पाओगे भैया, और वो भी हजारों बार देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइव नहीं ले सकते हो तो आप बाद में लाइव वाली ही वीडियो बाद में वीओडी फॉर्म में रह जाती है, तो उसको आप देख सकते हो कभी भी, अपने टाइम के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार, जब आपको समय हो तब आप देखो उसे। इस नंबर पर संपर्क कीजिए अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो। आगे बढ़ते हैं। किन 2 देशों के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास टाइगर शार्क 40 शुरू हुआ? तो देखो, ये बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में हुआ टाइगर शार्क 40। यहाँ पर देखो, बांग्लादेश यूएस ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज है, ये नौसैनिक अभ्यास है, और ये चट्टोग्राम में हुआ। चट्टोग्राम आप सुने होंगे, ये बांग्लादेश का है और एक प्रसिद्ध जगह है, तो वहां पर ये आयोजित हुआ, ठीक है। वैसे अमेरिका और बांग्लादेश के बीच कोप साउथ भी तो होता है, ये भी तो आपको याद रखना है। अगला, हाल ही में जारी जेवलिन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने? कौन बन सकता है भाई? अपना नीरज चोपड़ा जब से है, तो नीरज चोपड़ा जो है ये नंबर 1 बन गए हैं दुनिया में जेवलिन थ्रो रैंकिंग में, ठीक है। अभी हाल ही में इन्होंने नंबर 1 की रैंकिंग हासिल की है, वर्ल्ड नंबर 1 ये पहुंच गए हैं। ओलंपिक में आप सबने जाना कि गोल्ड मेडल ये जिताए ही थे, भारत को एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मिला था, ठीक है, 7 अगस्त को, ऐतिहासिक दिन। और इस ऐतिहासिक दिन को और ज्यादा ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए पीएम मोदी जी ने 7 अगस्त को घोषित कर दिया, क्या? नेशनल जेवलिन थ्रो डे, यानी कि राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। और नीरज चोपड़ा जो हैं अभी डायमंड लीग में ये फाइनल जीते थे, तो ये भी करने वाले ये पहले व्यक्ति बने थे। आगे बढ़ते हैं।
हरियाणा के रहने वाले हैं नीरज चोपड़ा, ठीक है, अगर पूछा जाएगा तो ये भी बताइएगा। बीएसएनएल ने देश भर में 4G लॉन्च करने की घोषणा की है। अब इसके लिए इसने किस कंपनी से टाई अप किया है, वो भी 15,000 करोड़ की डील। तो देखो बीएसएनएल जो है ये 4G लाने जा रहा है, हाँ मुझे पता है सब 5G पर जा रहे हैं, बीएसएनएल अब 4G पर पहुंच रहा है। तो टीसीएस के साथ इसने समझौता किया है, टीसीएस मदद करेगा बीएसएनएल को 4G लॉन्च करने में ऑल ओवर द इंडिया। तो इसके लिए 15,000 करोड़ की डील हुई है बीएसएनएल और टीसीएस के बीच में। यहाँ पर देखिए 15,000 करोड़ बीएसएनएल डील फॉर नेशन वाइड 4G नेटवर्क डिप्लॉयमेंट। तो टीसीएस मदद करेगा। बीएसएनएल की बात करें तो सन 2000 में इसकी स्थापना हुई थी भारत संचार निगम लिमिटेड की। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, चेयरमैन और सीईओ है प्रवीण कुमार पुरवार, ठीक है। जितना तो नेटवर्क नहीं आता है बीएसएनएल का, उससे ज्यादा तो क्वेश्चन आ जाता है कि इसके सीईओ कौन है, तो कौन है, प्रवीण कुमार पुरवार। अगला, स्पेसएक्स ने किस देश के की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष स्टेशन में भेजा। तो देखो अभी सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री गई हैं अंतरिक्ष में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गई हैं, और स्पेसएक्स के फाल्कन 9 के द्वारा रॉकेट के द्वारा इन्हें भेजा गया है। यहाँ पर देखिए सऊदी अरेबिया का कि ये फर्स्ट वीमेन बन गई हैं। ये हैं, ये नाम क्या है इनका, इनका नाम है आर बरनावी। क्या नाम है, आर बरनावी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आर बरनावी, ठीक है। 4 यात्रियों को भेजा गया है, जिनमें से आर बरनावी या कहें रयाना बरनावी भी हैं, अली अल करनी है, जॉन शार्पनर हैं और पेग्गी वेटसन है, ठीक है। तो ये पहली महिला बन गई हैं सऊदी अरब की। अगला क्वेश्चन, त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए। तो त्रिपुरा टूरिज्म ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया सौरभ गांगुली को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है, पूरा चांसेस है क्योंकि राज्यों के ब्रांड एम्बेसडर पूछे जाते हैं, है ना। तो देखो सौरभ गांगुली जो कि बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी तो रोजर बिन्नी बन गए हैं, अभी रोजर बिन्नी है बीसीसीआई के अध्यक्ष, ठीक है। बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, तो ये पूर्व अध्यक्ष थे, ये पूर्व अध्यक्ष थे, ठीक है। और साथ ही साथ माई 11 सर्कल, क्लास प्लस, इसके सबके ये ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, तो त्रिपुरा के बारे में तो आप जानते हो, भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। अच्छा, त्रिपुरा ही एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये तो आपको दिखाया ही गया है, ठीक है। डेली करंट अफेयर में इसीलिए तो कहते हैं वहां पर आओ, वहां पर राज्यों का पोस्टमार्टम किया जाता है, पूरा सभी राज्यों का लोकेशन कहाँ है, क्या क्या उसकी लोक नृत्य है, सारा कुछ बताया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा मंत्रालय ने किस पुरस्कार को समाप्त करने की घोषणा कर दी है। लो, शिक्षा मंत्रालय ने कहा है अब से शिक्षा पुरस्कार दिया ही नहीं जाएगा, साथ ही साथ हिंदीतर भाषी हिंदी लेखक पुरस्कार भी नहीं दिया जाएगा। तो ये दोनों ही पुरस्कार बंद करने की घोषणा कर दी है शिक्षा मंत्री ने, ठीक है। यहाँ पर देखो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ये डिसकंटिन्यू कर दिया है 2 हिंदी अवार्ड्स, ठीक है। तो एक इन दोनों को 1992 में शुरू किया गया था, और हिंदीतर भाषी जो है वो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के जो लेखक है उनको दिया जाता था, और हिंदी भाषा वाला ये शिक्षा पुरस्कार हिंदी भाषा वालों को दिया जाता था, ठीक है। अगला, हाल ही में कहाँ के हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया रखा गया। अब देखो पीएम मोदी जी जब पहुंचे ऑस्ट्रेलिया, है ना, तो ऑस्ट्रेलिया में वहां पर एक समारोह आयोजित किए, और उस समारोह में कई सारी अनाउंसमेंट भी सुनने को मिली। एक तो वहां पर एक हैरिस पार्क है, जहां पर कह सकते हैं हम लोग कि भारत बाहुल्य क्षेत्र है, यानी कि वहां पर बहुत मात्रा में भारतीय रहते हैं, तो इसलिए उसका नाम बदल करके लिटिल इंडिया कर दिया है, लिटिल इंडिया, ठीक है। तो ये कहां पर है, ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। साथ ही साथ में एक और अनाउंसमेंट किया गया कि ब्रिस्बेन जो है, ये जहां पर 2032 वाला ओलंपिक होने वाला है जी, ये भी तो अनाउंस हुआ है, वहीं पर भारतीय दूतावास भी एक खोला जाएगा, भारतीय दूतावास एक खोला जाएगा, ठीक है। चलो आगे यहां पर देख लो, हैरिस पार्क इन सिडनी रीनेम्ड लिटिल इंडिया। अगला, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा संस्करण कहां पर हुआ। तो देखो इसका तीसरा संस्करण शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का। ध्यान रखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम अलग है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम अलग है, ठीक है। तो इसका उद्घाटन किया है पीएम मोदी जी ने लखनऊ में, 25 मई को उद्घाटन हुआ। ये 23 मई से चल रहा है, 25 मई को उद्घाटन हुआ, लेकिन ये शुरू 23 मई को ही हो गया था। तो 23 मई से 3 जून तक ये चला। इस बार का मस्कट रखा गया है जीतू को, जीतू एक बारहसिंगा है। वाराणसी, गोरखपुर, नोएडा, लखनऊ, ये सब सिटीज में गेम हुए। कुछ गेम जो हैं शूटिंग वगैरह के वो दिल्ली में भी खेले जाएंगे, ठीक है। तो रोइंग इसमें पहली बार शामिल किया गया है, ये गेम आपसे पूछा जा सकता है, रोइंग गेम को पहली बार शामिल किया गया। अगला, पूरी तरह से ई शासित बनने वाला पहला राज्य कौन बना।
तो देखो ये केरल ने अनाउंस किया है कि वो पूरी तरीके से ई शासित राज्य बन गए हैं। अच्छा, अगर आपको याद हो कुछ दिन पहले ही या कहीं कुछ महीनों पहले मैंने आपको बताया था पूरी तरीके से ई शासित वाला केंद्र शासित प्रदेश पहला कौन सा बना था। तो केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर बताना, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो केरला इज इंडियाज फर्स्ट फुली ई गवर्न स्टेट, चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन सेट। तो इन्होंने अनाउंस किया हुआ है यहाँ की जो भी सेवाएं होंगी वो पूरी तरीके से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के जरिए प्रोवाइड की जाएंगी। और यहाँ पर इंटरनेट सेवाओं को मौलिक अधिकार बना दिया गया है नागरिकों का। अच्छा, यहाँ से याद आया कि राजस्थान ने राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार पेश किया था, ठीक है, राइट टू एजुकेशन याद रखना आपको। और यहाँ पर देखो मौलिक अधिकार इंटरनेट सेवा को, राइट टू इंटरनेट सर्विस हो गया है। अगला, जॉर्जी गॉस्पोडिनोव, इन्होंने किस पुस्तक के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इस बार अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है वो मिला है टाइम सेल्टर के लिए, और किसे मिला है, जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को। पिछली बार द टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए मिला था किसे, गीतांजलि श्री को, गीतांजलि श्री को। ये ध्यान रहे आपको, ये हिंदी का पहला था, हिंदी का पहला अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार था, लेकिन इस बार टाइम सेल्टर को मिला जॉर्जी गॉस्पोडिनोव के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हैं, ये पहले बुल्गेरियन अर्थर भी बन गए हैं, बुल्गारिया के रहने वाले हैं और पहले बुल्गेरियन अर्थर बन गए हैं, ठीक है। और इसका ट्रांसलेशन एंजेला राडेल ने किया है, और उसके बाद दोनों ने यहाँ पर तस्वीरें खिंचवाई हुई हैं अवार्ड के साथ, ये देख ही रहे हो आप लोग, ये दोनों हैं, ठीक है। अब आप पूछोगे सर जी बताओ ये ट्रांसलेशन का क्या मामला है। एक्चुअली में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अंग्रेजी में दिया जाता है, ठीक है, इसीलिए गीतांजलि श्री को तो मिला जो, वो भी अंग्रेजी में ही एक्चुअली में मिला, लेकिन वो हिंदी का उपन्यास था, उसको ट्रांसलेट कराई, उसके बाद वो मिला, ठीक है। चलो आपको भी कोई लिखना होगा तो हिंदी में लिखना, बाद में ट्रांसलेट कराना, तब फिर आपको भी मिल जाएगा, है ना, लेकिन उस लेवल का लिखना। अगला, किस कंपनी ने ग्रामीण भारत के लिए एआई चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किया। तो देखो जुगलबंदी जो है ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक चैटबॉट है, लेकिन ये ग्रामीण भारतीयों के लिए होगा। ग्रामीण भारतीयों के लिए क्यों, क्योंकि इसमें देखो जो रूरल प्रॉब्लम्स हैं जैसे किसानी, खेती, इसके बारे में जानकारी, ये सभी ज्यादा रहेंगी चीजें। वैसे तो आप भी मौज मस्ती के लिए, टाइम पास के लिए बातचीत कर सकते हो, लेकिन बेसिकली ये फोकस्ड रहेगा रूरल विलेजर्स के लिए, ठीक है। तो मीडिया डार्क एरियाज में ये होगा, जहां पर मीडिया का उतना अच्छा एक्सेस नहीं है, वहां पर माइक्रोसॉफ्ट ने इसे लॉन्च किया है। ये चैट जीपीटी की तरह रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आपको कुछ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट बता रहा हूं, जैसे जैसे चैट जीपीटी ही ले लो। चैट जीपीटी इसको किसने बनाया है, इसको बनाया है ओपन एआई ने, ओपन एआई ने बनाया है। और जैसे मैं आपसे कहूं कि अभी गूगल ने अपना बार्ड लॉन्च किया था, बार्ड, ठीक है, बार्ड, और स्पैरो भी लॉन्च किया था, स्पैरो उतना नहीं चला, बार्ड जो है वो चला। ये किसका है, ये गूगल का है। ऐसे बहुत सारे हैं चैटबॉट जो है वो आ रहे हैं आजकल, लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस है वो ये दोनों हैं, गूगल का बार्ड और चैट जीपीटी, है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना लॉन्च कर दिया जुगलबंदी। अगला, आईआईटी मद्रास के सहयोग से बना है। इन्फोसिस कंपनी ने किस नाम से अपनी पहली एआई आधारित सेवा शुरू की, देखो ये भी हो गया इसने, देखो लेकिन ये ध्यान रहे ये सेवा है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सेवा है, और ये जो है ये चैटबॉट है। चैटबॉट क्या करता है कि आप उससे क्वेश्चन पूछोगे, वो आपसे बातचीत करेगा, आपका जवाब देगा, वो आपसे चैटिंग करेगा। लेकिन एआई आधारित सर्विसेज जो है ये बेसिकली ये सर्विस प्रोवाइडर, इन्फोसिस जो है आईटी सर्विस प्रोवाइडर है ही, तो आईटी सर्विस जो प्रोवाइड करती हैं किसी कंपनी के लिए, तो उसमें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मदद लेंगी, और इसके लिए इसने तोपाज लॉन्च किया है। क्या नाम है, तोपाज, ठीक है। तो तोपाज याद रखना, इन्फोसिस अनाउंस एआई फर्स्ट ऑफरिंग तोपाज टू एक्सेलरेट बिजनेस वैल्यू आउट फॉर ग्लोबल एंटरप्राइजेस, ठीक है। जो भी ग्लोबल एंटरप्राइजेस होती हैं वो आईटी सर्विसेज लेती ही हैं। जैसे आप देखो, जैसे हम लोग जो एग्जाम देने जाते हैं ना, तो जब एग्जाम देने जाते हो तो जो पेपर जो आप सॉल्व करते हो ना, जो ऑनलाइन एग्जाम होता है, वो कहाँ से होता है, वो टीसीएस कराता है। टीसीएस उसका आईटी सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। वो पूरा पेपर का पूरा एल्गोरिदम, जिससे कोई हैक ना कर पाए, किस प्रकार से टाइमिंग, सारा कुछ प्रोग्राम वही फिट करके देता है ना। आगे बढ़ते हैं, बाकी तो आप जानते ही हो। यहाँ पर इन्फोसिस के बारे में जान लो। बेंगलुरु में हेडक्वार्टर 1981 में स्थापित हुई थी। सीईओ सलील पारेख हैं, संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति हैं। इन्हीं के जो दामाद है ना वो है ऋषि सुनक, इन्हीं के दामाद हैं ऋषि सुनक। और मुझे बताने की जरूरत है क्या कि ऋषि सुनक क्या है। ऋषि सुनक अपना दामाद ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है। अगला, देश ने 2000 किलोमीटर मारक क्षमता वाली खैबर नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। 2000 किलोमीटर मारक क्षमता वाली, ये किस देश ने किया है, ईरान ने किया है। ईरान किया है 2000 किलोमीटर, और ये रेंज देख करके ना
इजराइल को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। क्यों? क्योंकि इजराइल और ईरान की राइवलरी बहुत पुरानी है। चौथा जनरेशन का ये है। इजराइल अमेरिका सबका सबसे छुप करके इसने ये मिसाइल का परीक्षण कर लिया। बहुत ज़्यादा चर्चे में रहा था। सतह से सतह मार करने वाली 2000 किलोमीटर की ये बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मतलब कि समझ लो कि ये ज़्यादा पेलोड ले जा सकती है, भारी भरकम वाली मिसाइल है। तो ये खतरनाक भी है, एक ही बार में इजराइल को खत्म करने की क्षमता रखती है ना। आगे, नई संसद भवन के उद्घाटन के दौरान लोकसभा अध्यक्ष के पास एक ऐतिहासिक स्वर्ण राजदंड रखा जाएगा। इसका क्या नाम है? बहुत ज्यादा चर्चे में रहा था। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया ना, कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा आपका, सारा का सारा क्वेश्चन कवर होगा। और यही वजह है कि आपको ये सीरीज पसंद भी आती है। बस आपको विश्वास के साथ जोड़ना है ना। तो ऐतिहासिक जो स्वर्ण राजदंड रखा गया उसका नाम है सेंगोल। सेंगोल नाम है इसका। काफी पुराना इतिहास है। इसका इतिहास कुछ इस प्रकार है कि इसमें बताया जाता है कि जब इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को हैंड ओवर किया जा रहा था भारत को सत्ता, तो उस टाइम पर यह सोचा जा रहा था कि भाई कोई ट्रांसफर ऑफ मार्क भी तो होना चाहिए कि कैसे ट्रांसफर किया जाए पावर, तो उसके लिए कुछ सिंबल भी होना चाहिए। तो उस सिंबल के लिए एक सेंगोल मंगाया गया। सेंगोल जो था इसका इतिहास और पुराना है। एक्चुअली में जो चोल राजा हुआ करते थे वो अपने सक्सेसर को ये सिंबल दिया करते थे, जो चोल वंश के राजा हुआ करते थे। तो वो जो सिंबल दिया करते थे तो उसमें माना जाता था कि ट्रांसफर ऑफ पावर का सिंबल है। तो ऐसे ही यहाँ पर जब जवाहरलाल नेहरू जी को भारत की पावर जो है वो सौंपी जा रही थी, तो अंग्रेज जा रहे थे, तो उस टाइम पर माउंटबेटन के द्वारा दिया गया था। और इसी को यहाँ पर एक प्रकार से अध्यक्ष के पास में रखा जाएगा, लोकसभा स्पीकर के पास में रखा गया है। और ये नए संसद भवन में रखा गया है। नया संसद भवन अभी आगे आएगा क्वेश्चन, उसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, उसको भी अच्छे से तैयार करेंगे। फिलहाल इस पर नंदी बैल बना हुआ है। बाकी जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो भी ध्यान रखना। इसको ज्वेलर बुम्बडी बंगारू चट्टी ने बनाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर एक नए वाणिज्यिक दूतावास स्थापित करने की घोषणा की? तो अभी मैं आपको बता ही चुका हूं, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पर एक नया भारतीय वाणिज्यिक दूतावास स्थापित किया जाएगा जिससे भारतीयों को और सहूलियत मिल सके। देखिए, ये गए हुए थे ब्रिस्बेन, वहाँ बढ़िया तगड़े समारोह हुआ, ठीक है। और वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने इनको बॉस भी कह दिया। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में ये वाणिज्यिक दूतावास होगा। एरिना स्टेडियम में एक समारोह हुआ था। स्टेडियम अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे एरिना स्टेडियम, सिडनी में है। अगला, और ऑस्ट्रेलिया में ही इस बार हुआ था सम्मेलन क्वाड का। किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति की घोषणा की? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी की घोषणा की हुई है। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने किया हुआ है। यहाँ पर सीएम दिख रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने ही अनाउंस किया हुआ है, ठीक है। आगे, COP28 अध्यक्ष की सलाहकार समिति में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो देखो, इसमें मुकेश अंबानी शामिल किए गए हैं और एकमात्र ऐसे इंडिविजुअल बिजनेसमैन हैं जो इसमें गए हुए हैं। वैसे तो 2 भारतीयों को शामिल किया गया है इसमें सलाहकार समिति में, लेकिन ये कहें कि वैसे इंडिविजुअल पर्सनालिटी के रूप में ये पहले गए हैं। बाकी तो जो है वो ऑफिशियल विजिट है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर बाकी लोग गए हैं। तो यहाँ पर देखो, जो सुनीता नारायण गई हुई हैं, ये तो विज्ञान और पर्यावरण केंद्र की महानिदेशक हैं, इसलिए गई हैं। और मुकेश अंबानी जो हैं ये एकमात्र ऐसे हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं। तो देखो, UNFCCC के द्वारा जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP28 सम्मेलन होता है वो इस बार कहाँ हो रहा है? UAE में हो रहा है, यूनाइटेड अरब अमीरात में हो रहा है ना। और कब हो रहा है? 13 नवंबर से 12 दिसंबर को हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। चीता स्थानांतरण की समीक्षा के लिए केंद्र ने कितने सदस्यीय निगरानी समिति की स्थापना की? तो देखो, इसके लिए केंद्र सरकार ने 11 सदस्यीय समिति बनाई है। एक्चुअली में चीता जो लाए गए ना, 70 सालों के बाद चीता लाए गए कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, और उसमें धीरे धीरे ना चीतों की मृत्यु होती जा रही है। तो उसी मृत्यु की कारणों का पता लगाने के लिए कि क्या भाई क्या कारण है, कि क्या अनुकूल नहीं रह पा रहे हैं यहाँ पर, या दूसरे जानवर खा जा रहे हैं, क्या ऐसी बात है जो यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं चीते, इसके लिए एक निगरानी कमेटी बनाई गई है। 11 सदस्य इसमें होंगे और इसका महासचिव बनाया गया है डॉक्टर राजेश गोपाल को, ठीक है। इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ये ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचिव भी हैं। तो नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में चीते मंगाए गए हैं, मध्य प्रदेश में, है ना। आगे, आरबीआई ने मराठा सहकारी बैंकों को किस बैंक के साथ विलय की मंजूरी दी? तो मराठा सहकारी बैंक जो है ये कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक के साथ विलय कर लिया है। आरबीआई की मंजूरी भी इसको मिल गई है, ठीक है। यहाँ पर देख लो, आर्टिकल है आपके सामने। तो 29 मई से ही ये प्रभावी हो गया है। आरबीआई की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। गवर्नर है शक्तिकांत दास जो कि 25वें नंबर के हैं। पहले गवर्नर थे ओसबॉर्न स्मिथ, पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख।
आगे। अच्छा, एक चीज और, अपनी मंथली और ईयरली वगैरह ई बुक तो आती ही आती है, अभी 7 मंथ की ई बुक लॉन्च की गई है। ये 7 मंथ की ई बुक मात्र 59 रुपए में आपके लिए है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। जिनको लेना है वो व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में है, या फिर वो एमजेटी ऐप से जाकर ले सकते हैं। एमजेटी ऐप से जाकर लोगे अगर तो मेरा भी समय थोड़ा सा बचाओगे, ठीक है, कोशिश करना एमजेटी ऐप से जाकर के लो। कहाँ के पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग ने स्कॉच सिल्वर अवार्ड जीता? तो दोस्तों इस बार जीता है चंडीगढ़ ने। चंडीगढ़ के पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग को स्कॉच सिल्वर अवार्ड मिला है। यहाँ पर देखिए आर्टिकल है आपके सामने, चंडीगढ़ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज डिपार्टमेंट को ये मिला हुआ है, ठीक है, ई गवर्नेंस के लिए। अगला, सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार निम्न में से कौन सा वायरस है जो लोगों के एंड्रॉइड फोन से डेटा चुरा रहा है? तो सरकार ने दाम वायरस को लेकर के एक नया एडवाइजरी जारी किया है कि बेसिकली एंड्रॉयड फोन में ये देखने को मिल रहा है कि दाम नाम से एक वायरस आ जा रहा है और वो डेटा लोगों का कलेक्ट कर रहा है। तो ये मोबाइल वायरस है, कोई वैसा ह्यूमन वायरस नहीं है, मतलब कि कोई बीमारी वाला नहीं है, ये वायरस है कौन सा वाला, मोबाइल वाला, ठीक है। तो ये देखो दाम नाम से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 28 मई 2023 को पीएम मोदी ने किस परियोजना के तहत बने संसद भवन का उद्घाटन किया? तो देखो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया है, और ये जो नया संसद भवन है ना, ये बना था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत, सेंट्रल विस्टा पुनर्निर्माण परियोजना के तहत ये बनाया गया नया संसद भवन। इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन इसका किया, और इसी बात को लेकर के विपक्ष जो है, विपक्ष की 19 पार्टियां इसमें शामिल नहीं हुई थी। उनकी डिमांड थी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करवाया जाए, ठीक है, उद्घाटन। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितनी पार्टियों ने बहिष्कार किया उद्घाटन समारोह, तो आप बताएंगे 19 विपक्षी पार्टियों ने बहिष्कार किया था, ठीक है। चलो फिलहाल यहाँ पर संसद भवन के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत बनाया गया, 28 मई को इसको उद्घाटन किया है, ठीक है, पीएम मोदी ने। ये टाटा के द्वारा बनाया गया है, टाटा कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है, टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा। 1000 करोड़ से ज्यादा इसमें लागत आ गई। शुरुआत में 852 करोड़ के आसपास में ये टारगेट रखा गया था, एस्टिमेट किया गया था, लेकिन खर्च होते होते 1000 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया। अब देखो इसकी आधारशिला 2020 में रखी गई थी 10 दिसंबर के दिन, ठीक है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा, सेंट्रल हॉल है, ठीक है, संयुक्त सत्र बैठाने के लिए भी है, सेंट्रल लॉन्ज है, सभी के लिए केबिन है, सभी संसदों के लिए। ये त्रिकोणीय आकार में है, ये आपसे पूछा जाएगा किस आकार में है, त्रिकोणीय। पिछला वाला गोलाकार में था, ठीक है। इसका जीवन काल 150 से ज्यादा वर्षों का है। इसमें 888 सदस्य जो हैं ये बैठेंगे निचले सदन में, या कहीं आम कह सकते हैं हम लोग आम सदन, या कहें लोकसभा में, और उच्च सदन में 300 से ज्यादा सदस्य बैठेंगे। ये शायद 333 सदस्य है, ये एग्जैक्टली देखो ये डाटा 300 गलत है, इसको चेक कर लीजिएगा एक बार, और मैं देखो होगा तो कमेंट करके बता दूंगा, ठीक है ना। ये 300 एग्जैक्टली नहीं राज्यसभा में, और लोकसभा वाला सही है, 888 सदस्य है, ठीक है। भारत की अगली जनगणना जो है, ये फॉर्म जो भरा जाएगा, इसमें कितने धर्मों का विकल्प दिया गया है? तो इसमें 6 धर्मों का विकल्प होगा। अगली जो जनगणना फॉर्म होगी, भारत की जो अगली जनगणना होगी वो डिजिटल जनगणना होगी, और डिजिटल जनगणना ये भारत के इतिहास में पहली बार होने जा रही है। तो इसमें 6 धर्मों का ऑप्शन होगा, यानी कि 6 धर्म के व्यक्ति अपना अपना धर्म इसमें चुन सकते हैं। बाकी वाले धर्म वाले इसमें अपना ऑप्शन नहीं चुनेंगे, उनको इन्हीं में से कोई चुनना होगा। तो देखो 6 धर्मों का ऑप्शन कौन कौन सा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ठीक है। लगभग पूरी जनता भारत की इसमें कवर हो जाती है। हाँ, कुछ और धर्म है जो प्रोटेस्ट कर रहे थे इसको लेकर के, जैसे लिंगायत धर्म एक कर्नाटक में पड़ता है, वहाँ के लोग अलग से डिमांड कर रहे थे। जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में सरना धर्म के लोग हैं, वो लोग भी डिमांड कर रहे थे, लेकिन वो डिमांड मानी नहीं गई, और केवल 6 धर्मों का ही ऑप्शन रखा गया है, ठीक है। अगला, नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर पीएम मोदी ने कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है पीएम मोदी के द्वारा, ठीक है। 75 साल कंप्लीट भी हो चुके हैं भारत के, तो भारत ने 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया हुआ है, ठीक है। तो नया संसद भवन, अच्छा, ये अग्रभाग में इसमें अशोक स्तंभ है, नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ये सिक्का जो है देखो चांदी का, इसमें 50% मात्रा होगा, 40% तांबा, 5% निकेल, 5% जस्ता इसमें होगा। ये लीगल टेंडर नहीं होगा, ये केवल एक स्मारक सिक्का होगा। नीति आयोग की गवर्नर काउंसिलिंग की 8वीं बैठक हुई, इसकी थीम क्या रखी गई है? तो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक अभी जब हुई, पीएम मोदी जी अध्यक्षता इसकी भी की है, क्योंकि नीति आयोग के बाय डिफॉल्ट अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो इस बार की इसकी थीम रखी गई थी डेवलप्ड इंडिया एट 2047 रोल ऑफ टीम इंडिया, ठीक है। इसको हिंदी में भी जान लो, क्योंकि हिंदी में ही इसकी थीम थी बेसिकली
विकसित भारत एट 2047 टीम इंडिया की भूमिका। ठीक है, तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान के न्यू कन्वेंशन सेंटर में यह हुआ नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक। नीति आयोग के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 2015 में 1 जनवरी को स्थापित हुआ था, योजना आयोग को बदल करके नीति आयोग। अध्यक्ष इसके होते हैं बाय डिफॉल्ट प्राइम मिनिस्टर और अभी के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं, सीईओ हैं BBR सुब्रमण्यम। ये दोनों पूछा जाता है। अगला, 31 मई से 3 जून तक किस देश के प्रधानमंत्री ने भारत का दौरा किया? तो देखो 31 मई से 3 जून तक नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने भारतीय दौरा किया है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पुष्प कुमार दहल प्रचंड जिसे कहते हैं और इन्हीं का नाम है। तो 31 से 3 जून तक ये किए भारत की यात्रा। ठीक है, तो भारत पे बहुत ही मुद्दों पर बातचीत हुई। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल और राष्ट्रपति रामचंद्र पैडोल। यहाँ की करेंसी नेपाली रुपया। आईफा अवार्ड 2023, इसमें बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता? तो देखो आईफा अवार्ड का आयोजन किया गया। इस बार आयोजन अबू धाबी में हुआ, पिछली बार भी यहीं पर हुआ था। अबू धाबी में 2 बार से हो रहा है, यूएई में। ठीक है, तो इसमें बेस्ट एक्टर का खिताब जीता है ऋतिक रोशन ने। यहाँ पर देखो आईफा अवार्ड विनर फुल लिस्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ फुल लिस्ट। बेस्ट एक्टर चुने गए हैं मेल कैटेगरी में ऋतिक रोशन विक्रम वेधा मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस या कहें बेस्ट एक्टर इन फीमेल कैटेगरी आलिया भट्ट को चुना गया है गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। बेस्ट फिल्म चुनी गई है दृश्यम 2 और बेस्ट डायरेक्टर हैं आर माधवन रॉकेटरी मूवी के लिए। तो 23वां इस बार का संस्करण था अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार या कहें इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स। ठीक है, कमल हसन को एक स्पेशल अवार्ड दिया गया आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा में। मलेशिया मास्टर्स का खिताब किसने जीता? इसको जीत लिया है HS प्रणय ने। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन का टूर्नामेंट होता है और HS प्रणय भारत के दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, शटलर हैं। तो इन्होंने अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर टाइटल जीता है जो कि है मलेशिया मास्टर्स। चीन के वेंग होंग यांग को हरा करके इन्होंने जीता हुआ है। हाल ही में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता? तो देखो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये 2022 के लिए रिसीव किया है किसने? दामोदर माउजो ने। ये गोवा के रहने वाले हैं, प्रसिद्ध लेखक हैं। इनको दिया जा मतलब अनाउंस तो बहुत पहले ही किया गया था, अभी हाल ही में इन्होंने रिसीव किया है ये पुरस्कार ज्ञानपीठ। देखो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ना, ये भारत का साहित्य के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, तो इनको मिला है ये पुरस्कार। ये गोवा के राइटर हैं, बहुत ही फेमस उपन्यासकार, आलोचक, कोंकणी भाषा में पटकथा लेखक हैं। तो रविंद्र केलकर के बाद दूसरे व्यक्ति बन गए हैं गोवा के जिनको ये पुरस्कार मिला है। कौन से नंबर का? 57वां नंबर का। अच्छा, 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार को अच्छा एक चीज और, 1965 नहीं रहेगा, 1961 में शुरुआत हुई थी। 1965 में तो दिया गया था आशापूर्णा देवी को, जो कि पहली महिला बनी थी, फर्स्ट वीमेन बनी थी। ठीक है ना, ये रिसीव करने वाली। और पहले विजेता अगर पूछा जाए तो जी शंकर कुरूप, और पहली महिला विजेता आशापूर्णा देवी। पहले हिंदी के विजेता कौन बने थे? तो आप बताएंगे कौन बने थे? सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत पहले हिंदी के बने थे। आप कमेंट करके मुझे बताओ किस रचना के लिए मिला था इनको। ठीक है, आगे कर्नाटका बैंक के MD और CEO कौन नियुक्त किए गए? तो देखो कर्नाटक बैंक के नए MD और CEO बन गए हैं श्री कृष्ण हरिहर शर्मा। कर्नाटका बैंक बहुत ही पुरानी बैंक है, 1924 में स्थापित हुई थी, मंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है और अब ये होंगे हरिहर शर्मा। ठीक है, अगला IPL का खिताब किस टीम ने जीता? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। IPL 74 दिनों तक ये टूर्नामेंट चला और 74 दिन मतलब समझ लो आप 2.5 महीनों तक चला टूर्नामेंट और फाइनली जाकर चेन्नई सुपर किंग जो है 5वां खिताब जीत गई। IPL के इतिहास में सबसे सक्सेसफुल टीम बन गई है चेन्नई सुपर किंग। मुंबई इंडियंस ने भी 5 खिताब जीते हैं लेकिन इसने 16 मैचों में जीते हैं, तो 16 5/16 नंबर इसको मिलते हैं। चेन्नई सुपर किंग ने 14 मैचों में जीते हैं, तो 5/14 नंबर इसको कहते हैं। तो विनिंग रेशियो जो है ये चेन्नई सुपर किंग का ज्यादा है। ठीक है, फिलहाल गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग फाइनल खेली जिसमें चैंपियन बना कौन? चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग इससे पहले कब जीती है? तो देखो सबसे पहले तो इसने जीता था 2010 में, फिर 2011 में, फिर 2016-17 तो बैन रहा, 2018 में इसने जीत लिया। ठीक है, वापसी करते ही, और फिर 2021 में खिताब जीता था इसने, और अब देखो 2023 वाला भी खिताब इसने जीत लिया है। तो इस प्रकार से 5 खिताब चेन्नई सुपर किंग के नाम। ठीक है, और 5 ही खिताब जीते हैं मुंबई इंडियंस ने, ये भी ध्यान रखिएगा। इस बार का रनर अप रहा गुजरात टाइटंस। सेकंड रनर भी पूछा जाता है तो आप बताएंगे मुंबई इंडियंस, या कहें तीसरी टीम, तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम मुंबई इंडियंस रही।
चौथे स्थान पर या कहें थर्ड रनर अप रही लखनऊ सुपर जायंट्स। तो ये 4 टीमें क्वालिफाई की थी। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सी टीम है जो क्वालिफाई नहीं की थी, तो बाकी आप आरसीबी वाला ऑप्शन लगा देना, ठीक है ना। और 20 करोड़ विजेता को मिला, उप विजेता को 12.5 करोड़ रुपए मिले। बाकी कुछ और अवार्ड जैसे ऑरेंज कैप जो सबसे ज्यादा रन बनाता है उसे मिलता है। शुभमन गिल जो कि गुजरात टाइटंस की टीम के से थे और 890 रन बनाए सबसे ज्यादा, जो कि पाए ऑरेंज कैप। पर्पल कैप उसे मिलता है जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है। मोहम्मद समी अहमद ने 28 विकेट लिए, ये भी गुजरात टाइटंस से हैं। गुजरात टाइटंस से ही सबसे ज्यादा रन बनाने वाला, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला भी, ठीक है। ये दोनों ने कैप जीते हैं और चेन्नई सुपर किंग ने ट्रॉफी जीत ली है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड यशस्वी जायसवाल राजस्थान रॉयल्स से हैं और गेम चेंजर ऑफ द सीजन का अवार्ड शुभमन गिल को मिला है। सीएसके के बारे में देख लो, एमएस धोनी कैप्टन थे, स्टीफन फ्लेमिंग इसके कोच हैं। आगे, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो देखो, भारत के नए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बन गए हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने शपथ दिलाई हुई है और ये अब भारत के नए सीवीसी होंगे, ठीक है। ये असम मेघालय कैडर के 1988 बैच के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। अभी हाल ही में मोघर आवास योजना किसने शुरू किया है? इसको शुरू किया है ओडिशा राज्य सरकार ने। मोघर आवास योजना के तहत ओडिशा सरकार गरीबों को लोन देगी, ठीक है। तो जो लोग आवास बनाना चाहते हैं या फिर अपने आवास को अपग्रेड करना चाहते हैं उनको लोन मिलेगा 3 लाख रुपए तक का, ठीक है, होम लोन मिलेगा ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। अगला, रजब तैयब अर्दोगान या कहें कि तैयब अर्दोगान, ये कहाँ के बन गए हैं राष्ट्रपति? ये बन गए हैं दोस्तों कहाँ के? तुर्की के। एक्चुअली में ये पहले भी प्रेसिडेंट थे, ये दोबारा से वहां के प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है ना। तो ये दोबारा से बने हैं, अब ये तीसरी शताब्दी में थर्ड डिकेड में एंटर कर चुके हैं पावर में रहते हुए। पहले तो प्रधानमंत्री थे खूब साल, 2003 से ही 2016 तक ही प्राइम मिनिस्टर रहे, फिर 2016 में सत्ता परिवर्तन वगैरह हुआ था, उसके बाद ये राष्ट्रपति तब आ गए थे और तब से अभी फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं, अभी चुनाव हुआ। अच्छा, तुर्की का नाम चेंज होकर तुर्कीये कर दिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा, अनाउंस किया गया था। राजधानी इसकी अंकारा है, मुद्रा है तुर्किश लीरा। इसकी करेंसी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, तुर्किश लीरा इसकी करेंसी होती है, ठीक है। साथ ही साथ अभी यहाँ पर भूकंप आया था और 50,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई, तो वहां से क्वेश्चन तो बनेगा ही, लेकिन कौन सा क्वेश्चन बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत ने किस ऑपरेशन के तहत यहाँ पर राहत मदद सेवाएं भेजी थी, तो आप बताएंगे ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन दोस्त, ठीक है ना, ऑपरेशन दोस्त। दोस्त, मैं भी आपको दोस्ती कह रहा हूं, अगर वीडियो अगर पसंद आई है ना तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके आप मुझे एक अच्छा सा जरूर बता देना कि आपको कैसी लगी है वीडियो। तो चलिए, अब मई महीना कंप्लीट हो गया है तो हम लोग मई महीने के जो इंपॉर्टेंट डेट और थीम है उनको भी रिकॉल कर लेते हैं, है ना, जिससे पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। और भी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको रिकॉल करवाऊंगा, जैसे जीआई टैग वगैरह भी है, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर है, उनको भी हम लोग देखेंगे। पहले इसको देख लेते हैं। विश्व मजदूर दिवस 1 मई को मनाया गया। 1 मई को ही महाराष्ट्र और गुजरात स्थापना दिवस मनाया जाता है, 1960 को ये दोनों अलग हुए थे। 2 मई को इस बार विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया और जिसकी थीम यहाँ पर है अस्थमा केयर फॉर ऑल। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस या कहें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया और इस बार भारत की रैंक 161वीं रही। 4 मई अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस, 7 मई विश्व एथलेटिक दिवस, 8 मई वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। ये इंपॉर्टेंट है, देखो जो जो इंपॉर्टेंट है वहां पर मैं टिक लगा दे रहा हूँ, स्टार कर दे रहा हूँ। विश्व थैलीसीमिया दिवस भी 8 मई को, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती होती है। पादप स्वास्थ्य दिवस ये 12 मई को और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस इस बार 13 मई को। 15 मई अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, इंटरनेशनल फैमिली डे और 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। 16 मई को ही राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया और 17 मई को विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस मनाया गया। 18 मई मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल स्टार कर लो, ये अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का दिन होता है, म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेल बीइंग, ये थीम है, थीम भी पूछा जाता है। 20 मई विश्व मधुमक्खी दिवस, 20 मई को ही विश्व माप विज्ञान दिवस, 21 मई अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 23 मई विश्व कछुआ दिवस, 30 मई गोवा राज्य स्थापना दिवस और 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस। क्लियर है, सभी महत्वपूर्ण दिवस आपके सामने हैं। और अब हम लोग बात करेंगे जीआई टैग जो मिला है। तो देखो, जीआई टैग उत्तर प्रदेश के 4 प्रोडक्ट को मिला है इस बार, मैनपुरी ताराकाशी, महोबा गौरा पत्थर शिल्प, संभल सिंह शिल्प, ठीक है, इनको मिला है। ये 3 प्रोडक्ट हैं और 4 प्रोडक्ट अभी इससे पहले मिला था, बनारसी पान, ठीक है, रामनगर भंटा, इसके अलावा आदम चीनी चावल और एक था लंगड़ा आम, ठीक है, ये 4 प्रोडक्ट और मिले थे, 3 और मिल गए, 7 हो गया। तमिलनाडु के कुंभम अंगूर, माना मदुरई मिट्टी के बर्तन को मिला, मध्य प्रदेश के गोंड पेंटिंग, जम्मू कश्मीर का बसोहाली पेंटिंग, छत्तीसगढ़ नागरा दुबराज चावल, बिहार की मिर्चा चावल,
उत्तर प्रदेश का ये देखो, ये उत्तर प्रदेश ये है ना, 4 प्रोडक्ट ये हो गया और ये हो गया, कनेक्ट कर दो, तार जोड़ दो। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को यूरोपियन यूनियन का जीआई टैग मिला, असम की असमिया गमछा को मिला है, ठीक है ना। अब ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली त्रिपुरा टूरिज्म के बनाए गए, विराट कोहली बनाए गए ड्यूरोप्लेक्स के, आलिया भट्ट बनाए गए गुची की, आयुष्मान खुराना वेकफिट के, परिणीति चोपड़ा केवीएम स्पाइसेस, ऋषभ पंत स्टार स्पोर्ट्स के, सलीमा टेटे एथलीट का एएचएफ एथलीट की, एमएस धोनी वाईकॉम 18, विराट कोहली लक्सर के। क्लियर। अब ये होती है कंप्लीट आपकी वीडियो। कैसी लगी है मुझे जरूर कमेंट करके बताना। जितने भी लोग यहाँ तक देखते आए हो, मैं चाहता हूँ ना, आप एक प्यारा सा जरूर कमेंट कर देना। वैसे जाते जाते मैं आपको बता दूं, जीएस सफलता बैच भी है, अगर आप इसको लेना चाहते हैं। अगर आप चाहते हो जीएस एक बार लाइफ में अच्छे से पढ़ लें, जिसके बाद कभी आपको जीएस पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, तो आप जीएस सफलता बैच लेकर के देखो। यकीन मानो पहली ही क्लास में आपको लगेगा कि भैया पैसा वसूल हो गया है ना। इतना डीपली बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, जबरदस्त समझ में आएगा, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इसको एक बार लेकर देखो। हाँ, थोड़ा सा महंगा है, ऑर्डिनरी कोर्स हमारे इतने महंगे नहीं होते हैं, लेकिन इसमें भाई ये 18 महीने की वैलिडिटी भी है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत पड़ रही है, सारी क्लासेस मेरे द्वारा ली जाएंगी, इसलिए थोड़ा सा ये है। 999 में है, लेकिन अगर कभी कभी बाई किस्मत है आपका, आप जाओगे वहाँ पर, हो सकता है डिस्काउंट वगैरह मिल जाए। डिस्काउंट कुछ ना कुछ जरूर रहेगा, आप जाइएगा देखिएगा एक बार, हो सकता है 100-200 का डिस्काउंट मिल जाए और आप सस्ते में पा जाओ इसे, ठीक है। तो एमजेटी ऐप पर ये मिलेगा, लेकिन यकीन मानो मेरा फेवरेट बैच है ये। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।